हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। सेफ्टी की सीरीज में आज हम जानेंगे पीटीडब्ल्यू के बारे में। परमिट टू वर्क ये क्यों लिया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन इस परमिट के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी के साथ आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्क परमिट एक्चुअल में लिया क्यों जाता है। देखिए क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी एरिया में काम करने जा रहे हैं, आप इंडिविजुअल जाके काम स्टार्ट कर देंगे और वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों को पता नहीं रहेगा कि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको उस एरिया के हजार्ड के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, तो वहाँ मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए जहाँ भी आप काम करने जाएं, अगर आप प्रॉपर पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क के साथ में आप जाते हैं, तो आपको वहाँ के बारे में क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, ऐसा तो नहीं वहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उन सभी के बारे में आप अवेयर रहेंगे। वहाँ के लोग अवेयर रहेंगे कि आप वहाँ काम कर रहे हैं। जितने भी वर्कमैन हैं वो अवेयर रहेंगे, जितने भी एरिया इंचार्ज हैं वो अवेयर रहेंगे, हाँ आप हमारी जानकारी में काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में कोई भी काम है, चाहे वो नॉन रूटीन काम हो या रूटीन काम हो, जहाँ भी पोटेंशियली हजार्ड है किसी काम में, तो वहाँ पर परमिट टू वर्क लेना जरूरी रहता है। अगर आपने परमिट टू वर्क लिया है, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से जो भी काम करने जा रहे हैं, उससे जो भी पोटेंशियल हजार्ड है वो आपने उसका मिटिगेशन किया है, प्रॉपर तरीके से आपने हीरा बनाया है, प्रॉपर तरीके से आपने सेफ वर्क प्रोसीजर क्या है उस काम के लिए आपने फॉलो किया है, आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया है और अपने वर्कर को उस चीज को आपने अच्छे से टूल बॉक्स टॉक में बताया है, हीरा के बारे में बताया है। उस एरिया इंचार्ज जब आप करने जाएंगे, वो एरिया इंचार्ज आपके बारे में जानता रहेगा कि आप वहाँ काम करने जा रहे हो। वो भी आपको परमिट देने से पहले आपको सजग करेगा, बताएगा कि यहाँ यहाँ ये रिस्क है। फिर वो एसोसिएटेड मेंबर से मिलवाएगा कि ये काम आपका ये देखेंगे। तो इन सभी के साथ में ये सब बेनिफिट रहता है कि आप कोई भी नॉन रूटीन वर्क, जनरली क्या होता है नॉन रूटीन वर्क क्या है, नॉन रूटीन वर्क जनरली क्या होता है, जो भी काम फर्स्ट टाइम हो रहा हो, मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म बन रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी काम, तो वो सारे नॉन रूटीन जॉब में आते हैं। तो करीब करीब नॉन रूटीन जॉब अगर इंडस्ट्री में बात करते हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन मेंटेनेंस में भी बात करते हैं, तो करीब 80% तक नॉन रूटीन जॉब आते हैं। ओनली 20% ही रूटीन जॉब आते हैं और रूटीन जॉब का भी पीटीडब्ल्यू लिया जाता है। तो रूटीन जॉब में भी ऐसे जॉब हैं जहां पर पोटेंशियल हजार्ड कि अगर ये काम हम कर रहे हैं तो वहां पर खतरा हो सकता है। मान लीजिए वर्टिकल रोलर मिल का आप रोलर चेंज कर रहे हैं, रोलर हर तीसरे चौथे महीने में चेंज कर रहे हैं, वो तो आज पता बोलेंगे कि तो रूटीन जॉब है। नहीं, रूटीन जॉब नहीं, उसमें एसोसिएटेड पोटेंशियल हजार्ड ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर परमिट टू वर्क लेना पड़ेगा। कोई रूटीन जॉब है, मान लीजिए कुछ इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, बेल्ट का चलते बेल्ट में देखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रीसिंग करना है, रूटीन जॉब है। कोई फिल्टर चेंज करना है, रूटीन जॉब है। तो वहाँ पर कुछ ऑब्सोलेट किया जाता है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप मत लीजिए, काम चल जाएगा, ओनली जो एसओपी है उसको आप फॉलो कीजिए। लेकिन जहां पर पोटेंशियल हजार्ड आ रहा है जिस काम में, वहां पर आपको परमिट टू वर्क लेना पड़ेगा। तो ये परमिट टू वर्क है क्या है, देखिए क्या है कि जनरली क्या है कि मेन जो परमिट टू वर्क रहता है वो जनरल वर्क परमिट रहता है। अब जनरल वर्क परमिट में दो कैटेगरीज हैं, एक हॉट वर्क परमिट है और एक कोल्ड वर्क परमिट है। तो हॉट वर्क परमिट जहां भी ग्राइंडिंग का काम होगा, जहां भी कटिंग का काम होगा, जहां भी गैस कटर का काम होगा, जहां भी वेल्डिंग का काम होगा, वहां पर एसोसिएटेड हजार्ड क्या है, आग लग सकता है, तो वहां पर आपको हॉट वर्क परमिट लेना जरूर रहेगा। तो हॉट वर्क परमिट ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपको जितने भी एसोसिएटेड हजार्ड हैं तो उसके बारे में आपको पता है और उसके बारे में क्या कंट्रोल मेजर किए हुए हैं आपने पहले से करके रखा, आपने इंश्योर किया है, तो आप हॉट वर्क परमिट लीजिए। उसके बाद कुछ कोल्ड जो बताया, कोल्ड वर्क परमिट मान लीजिए स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पर कटिंग का काम नहीं है, वेल्डिंग का काम नहीं है, तो आप कोल्ड वर्क परमिट लीजिए।
एक्सकेवेशन का काम करने जा रहे हैं तो कोल्ड वर्क परमिट लीजिए। कोल्ड वर्क परमिट के साथ में कुछ स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, या हार्ड वर्क परमिट के साथ में कुछ स्पेशल वर्क परमिट लेने पड़ता है। मान लीजिए हार्ड वर्क आप करने जा रहे हैं, हाइट पे काम करने जा रहे हैं, तो हार्ड वर्क परमिट लेंगे और प्लस वर्क एट हाइट का स्पेशल परमिट लेंगे। जो वर्क एट हाइट का परमिट ले रहे हैं मतलब वहाँ का हाइट पे जो पोटेंशियल हजार्ड है उसको आपने मिटिगेट किया, उसका रिस्क एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको हार्ड वर्क परमिट के साथ में वर्क एट हाइट लेंगे। अगर आप काम करने जा रहे हैं, हार्ड का वर्क का काम करने जा रहे हैं और कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाए, तो कन्फाइंड स्पेस हो गया मतलब वहाँ का जो एसोसिएटेड हजार्ड है वो डिफरेंट टाइप का हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है। इनसाइड में आपको 24 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज का पावर नहीं लेना पड़ेगा, वेल्डिंग मशीन आप वहाँ नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर एलपीजी ऑक्सीजन का कम्बिनेशन का आप कटिंग सेट यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डीए यूज करना रहेगा। वहाँ पर आपको हमेशा ऑक्सीजन लेवल चेक करना रहेगा। वहाँ हमेशा आपको एक अटेंडर रखना पड़ेगा और अटेंडर हमेशा निगरानी में रखेगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये तो एसोसिएटेड हजार्ड है कि यहाँ पर चेंज हो गया, तो आपको कन्फाइंड स्पेस का आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप कोल्ड वर्क परमिट ले रहे हैं स्पेशल, आपको एक्सकेवेशन का लेना पड़ेगा, तो एक्सकेवेशन का आपको अलग से उसका हजार्ड है, उसका आपने मिटिगेशन किया कि नहीं, उसका रिस्क एनालिसिस किया कि नहीं, उसको आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है स्पेशल में आ गए। अब आपने हॉट वर्क भी लिया है, कोल्ड वर्क भी लिया है, पता चला कि अब उस काम में हमको मटेरियल लोड लिफ्टिंग का काम है, तो आपको मटेरियल लोड एंड लिफ्टिंग का वर्क परमिट में ले लेना पड़ेगा। मटेरियल लोड लिफ्टिंग का स्पेशल टाइप का परमिट लेना है, उसका रिस्क एनालिसिस अलग है। आप डिसाइकल जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है, जो सीलिंग यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आपने रिगिंग प्लान बनाया कि नहीं बनाया, तो इन सभी के लिए आपको मटेरियल लोड लिफ्टिंग का परमिट लेना पड़ेगा स्पेशल। इलेक्ट्रिकल कुछ काम करने जाना है तो इलेक्ट्रिकल का आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल के लिए एसोसिएटेड हजार्ड अलग है, आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो ये सारे स्पेशल टाइप के परमिट हैं। कहीं कहीं केमिकल वर्क करने के लिए आपको केमिकल वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि केमिकली अगर उस एरिया में काम करने जा रहे हैं या केमिकल टच करने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग से एसोसिएटेड हजार्ड है। 1 बाय 1 जितने भी स्पेशल टाइप के वर्क परमिट हैं डीप में हम आपको वीडियो में बताएंगे आपकी जानकारी के लिए। देखिए, अभी हमको पता चल गया कि परमिट क्या है और कितने टाइप के हैं और कौन कौन से हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन लोग एसोसिएट रहते हैं पीटीडब्ल्यू में, परमिट टू वर्क में। पहला है इनिशिएटर, कहीं कहीं किसी प्लांट में ओरिजिनेटर भी बोलते हैं। तो इनिशिएटर जो काम स्टार्ट करने जा रहा है, जो परमिट बना रहा है, इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएटर ही है जो काम आगे होने वाला है उस सभी के बारे में अच्छे से हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करेगा, उसका सेफ वर्क प्रोसीजर बनाएगा, वही बताएगा कि हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, कि हमको एक्सकेवेशन का परमिट लेना है, क्या रहेगा, उन सभी के बारे में उसको अच्छे से जानकारी है और इनिशिएटर ही जॉब को एग्जीक्यूट कराएगा। दूसरा आता है कस्टोडियन, गार्जियन, एरिया इंचार्ज। किसी भी काम करने जा रहे हैं तो कस्टोडियन का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है पीटीडब्ल्यू में। क्यों? आप किस एरिया में काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोल मिल में काम, रॉ मिल में काम करने जा रहे हैं, तो रॉ मिल में काम करने जा रहे हैं तो रॉ मिल का जो सेक्शन हेड हुआ तो वो उसको अच्छे से जानकारी होगा कि हमारे यहाँ जिस एरिया में आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या है, तो वो कस्टोडियन होगा, उसको अच्छे से पता है, वो बताएगा आपको किस तरीके से काम करना है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं उस काम करने के लिए। कस्टोडियन ही बताएगा कि कौन इशूअर रहेगा इस जॉब के लिए। कस्टोडियन करीब मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर उस एरिया में। फिर वो बताएगा ये इशूअर रहेगा, ये इशूअर पर्टिकुलर आपके काम को निगरानी करता रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जितने भी स्टैंडर्ड है उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इशूअर बताएगा। किसी किसी प्लांट में इशूइंग अथॉरिटी भी बोलते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर भी एक्सपीरियंस बंदा रहेगा।
कस्टोडियन एक बार फर्स्ट टाइम, और बीच बीच में कभी टाइम मिला तो गया आपके एरिया में, लेकिन ईश्वर हमेशा वॉच करता रहेगा आपके एरिया को। वो ईश्वर हो गया। वो ईश्वर भी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया से वो एसोसिएटेड रहेगा, वो हो गया ईश्वर। उसके बाद एक टर्म आता है सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी ऑफिसर जो भी एक्सपर्टीज है सेफ्टी से रिलेटेड, कंट्रोल मेजर है, रिस्क असेसमेंट है, उन सभी के बारे में वो एनालिसिस करेगा, रिव्यू करेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया, चाहे हीरा, SWP, SOP, उन सभी के बारे में रिव्यू करके बताएगा कि क्या फर्दर और एक्शन लेने हैं उस काम करने के लिए। सेफ्टी ऑफिसर का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है PTW में। जब ईश्वर इशू कर देता है कि हाँ आप इस काम को काम कर सकते हैं, तो इमीडिएट ट्रिगर मिल जाएगा सेफ्टी ऑफिसर के पास में। सेफ्टी ऑफिसर आएगा, वहाँ का क्या रिस्क मेजर है वो सारा मिटिगेट किया गया है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल है, जो इनिशिएटर है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी के बारे में वो एक्सपर्टाइज अपना देगा और इंश्योर करेगा कि जो भी काम हो रहा है वो सेफ्टी के साथ में हो रहा है। अगर कोई भी काम चल रहा है तो वहाँ पर अगर लोटोटो की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट को बंद करना पड़ रहा है, आइसोलेटिंग अथॉरिटी, आइसोलेटर, तो जब भी आप कोई भी इक्विपमेंट को बंद करना है, इलेक्ट्रिकली उसको डी एनर्जाइज करना है, तो आपको आइसोलेटर के पास जाना रहता है। आइसोलेटर एक्सपीरियंस बंदा रहता है, जनरली इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो कि पैनल से एनर्जाइज इक्विपमेंट को डीएक्टिवेट करेगा, प्रॉपर तरीके से उसमें लॉक लगाएगा और लॉक की चाबी आपको देगा कि आप इसको आप लोटो बॉक्स में रखिए, और जितने भी वर्कमैन हैं, एसोसिएटेड वर्कमैन हैं, वो सभी उसमें अपना पर्सनल लॉक लगाएंगे जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो आइसोलेटर का काम है कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डीएनर्जाइज करना, डीएक्टिवेट करना। टेस्टिंग अथॉरिटी, एक आता है टेस्टिंग अथॉरिटी, ये भी एसोसिएट रहते हैं। जब ईश्वर कोई भी काम अलॉट कर देता है तो ट्रिगर मेल इमीडिएट जाएगा टेस्टिंग अथॉरिटी को। टेस्टिंग अथॉरिटी क्या करेगा, तो उससे उसको पता चल जाएगा जो इक्विपमेंट काम होने जा रहा है, जो इक्विपमेंट में काम होने जा रहा है, जो जिस एरिया में काम होने जा रहा है, तो वहाँ पर बिल्डिंग मशीन का कनेक्शन करना रहेगा, ग्राइंडिंग मशीन का कनेक्शन करना रहेगा। टेस्टिंग अथॉरिटी जनरली वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही रहेगा, वो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन देगा, बिल्डिंग मशीन का, ग्राइंडिंग मशीन का है तो ग्राइंडिंग मशीन का कनेक्शन देगा, और प्रॉपर तरीके से उस दोनों इक्विपमेंट को चेक भी करेगा, ग्रीन टैग भी लगाएगा, ये जो इक्विपमेंट है, बिल्डिंग मशीन है या ग्राइंडिंग मशीन है, वो काम करने लायक है कि नहीं है। इन सभी को इंश्योर करेगा टेस्टिंग अथॉरिटी। ये भी एसोसिएट रहते हैं PTW से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट को-परमिटी, ये जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन है, कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर है, जनरली वही को-परमिटी रहता है। तो को-परमिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो हमेशा उस जॉब के साथ में खड़ा रहते हैं। वो वॉच करता रहेगा कि जो भी PTW बना हुआ है, हीरा बना हुआ है, SWP बना हुआ है, SOP बना, उसके बारे में उसको जानकारी रहेगी, हर एक रिस्क के बारे में एसोसिएट रहेगा, वो जानता रहेगा, और जो काम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे उसको वॉच करता रहेगा। ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आग लग जाए, या कोई भी मटेरियल लो लिफ्टिंग का काम चल रहा है, वो उसको इंश्योर करेगा कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ डिफिशियंसी है, कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है उसके वर्कमैन के बारे में, तो वो भी एसोसिएट रहेगा। अगर ट्रेनिंग नहीं हो तो वो भी जाके तुरंत इमीडिएट उसको ट्रेनिंग दिलवाएगा पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो को-परमिटी का भी रोल रहता है। देखिए, परमिट टू वर्क वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, और जनरली एज पर द रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफरेंट भी रहता है। किसी इंडस्ट्री में ओनली ऑफलाइन भी PTW लिया जाता है, परमिट लिया जाता है, और किसी इंडस्ट्री में ऑनलाइन लिया जाता है। तो ऑनलाइन के केस में क्या है कि इनिशिएटर आया, इनिशिएटर जब परमिट बनाएगा वो जाएगा कस्टोडियन फिर वो एनालिसिस करेगा क्या काम होने वाला है, उसके बारे में वो अपना जो भी कंट्रोल मेजर लेना है, उस कोई भी अगर रिस्क दिखता है वो प्रॉपर तरीके से उसमें लिखेगा, वो बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कौन सा इशूअर रहेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, फिर वो इशूअर के पास में जाएगा, इशूअर डिसाइड करेगा
अगर वहाँ का एरिया कैसा है, अगर जो जॉब है वहाँ पर लोटोटो लेना है तो लोटोटो लेना है तो वो बताएगा कौन आइसोलेटर रहेगा, उसको आइडिया रहेगा उस एरिया का आइसोलेटर कौन है। फिर वो आइसोलेटर के पास में जाएगा परमिट, फिर वो आइसोलेटर बताएगा को जो पर्टिकुलर मेंशन इक्विपमेंट है उसको इलेक्ट्रिकली डी एनर्जाइज करेगा, डीएक्टिवेट करेगा और वहाँ पर लॉक लगाएगा। लॉक की चाबी को उसको लोटो बॉक्स में दिया जाएगा, जो इनिशिएटर है उसको दिया जाएगा और फिर जो जितने भी वर्कमैन है वो प्रॉपर तरीके से अपना लॉक का चाबी लगा के काम करेगा लोटो बॉक्स में। और उसके बाद में जो परमिट है अगेन इशूअर के पास में आएगा। इशूअर इंश्योर कर लेगा कि हाँ भाई जो भी इक्विपमेंट है डिनाइल हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है, उसके बाद में वो बढ़ाएगा इनिशिएटर के पास में। तो ये फ्लो रहता है कोई भी परमिट को। और सेम वे में आपको अगर उस परमिट को क्लोज भी करना है तो इनिशिएटर पहले क्लोज करेगा, उसके बाद में जाता है इशूअर के पास में क्लोज करेगा, फिर उसके बाद आइसोलेटर के पास जाएगा, फिर इशूअर के पास में आएगा, फिर इनिशिएटर के पास में आएगा। तो ये सीक्वेंस रहता है क्लोजिंग का। तो ये था परमिट टू वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आगे चल के आपको जो स्पेशल वर्क परमिट है उसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, हीरा के बारे में, एसडब्ल्यूपी के बारे में, स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड के बारे में, हार्ट वर्क परमिट के बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।